अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले 12 घंटे के हालात, खबरें, रद्द-ए-अमल, सियासी हलकों की हलचल, इस्टेब्लिशमेंट की पोजीशन और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जवाब, सब कुछ आज की इस तफसीली गुफ्तगू में बयान किया जाएगा। और जैसा कि पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है, हालात एकदम सीधे साधे नहीं हैं, चीज़ें हर घंटे बदल रही हैं, सूरत हाल हर थोड़े वक्त बाद नया मोड़ लेती नज़र आती है। और जो ताज़ा फ़िज़ा बनी हुई है वो इस बात की गवाही देती है कि मामला सिर्फ गर्म नहीं बल्कि अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है जहां से पीछे मुड़कर आना आसान नहीं है। कल जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बड़ा शोर था, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी पाकिस्तान की सियासत में सबसे ज़्यादा डिस्कस की जा रही है। इसकी भाषा, इसके असरात, इसके पीछे का पैगाम और इसके बाद आने वाली सियासी हलचल, इन सब ने पूरे माहौल को बिल्कुल हिला दिया। एक तरफ सख्त लहजे में किए गए बयान हैं जिन्हें पहली बार इस तरह खुलकर सुना गया है, दूसरी तरफ वो रद्द अमल है जो PTI की जानिब से पिछले 24 घंटों में सोशल मीडिया पर बरपा हुआ है। और ये रद्द अमल सिर्फ 1-2 ट्वीट्स का मामला नहीं रहा, ये एक पूरी स्ट्रेटेजिक कैंपेन की शक्ल में सामने आया है, जिसमें न सिर्फ DG ISPR को बल्कि उनकी फैमिली तक को निशाना बनाया गया। ये चीज़ अपने आप में एक ऐसी लाइन क्रॉस करती है जो किसी भी कौमी बहस में क्रॉस नहीं होनी चाहिए। इख्तलाफ अपनी जगह, तनकीद अपनी जगह, लेकिन जहां से फैमिली को घसीटा जाए वहां मामला साफ तौर पर नीचे गिर जाता है। ये चीज़ शायद पाकिस्तानी सियासत की वो बदकिस्मती है जहां हम बात से बात निकालते निकालते इस हद तक चले जाते हैं कि हमें अपनी लिमिट्स का एहसास ही नहीं रहता। और यही वजह है कि मामला अब सिर्फ सोशल मीडिया की तनाजिया बहस नहीं रहा, ये अब एक तरह की डिफाइंस की सूरत इख्तियार कर चुका है। PTI के आधिकारिक अकाउंट से, बड़ी शख्सियतों से, इन्फ्लुएंसर्स से जो लैंग्वेज और जो पॉइंटर्स आए हैं, उसने इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पहले से मौजूद तलखी को और बढ़ा दिया है। अब अगर हालात को एक बड़े नज़रिए से देखें तो बात सिर्फ कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं रहती। पिछले कई महीनों से बल्कि साल भर से जो तनाज़ात चल रहे हैं, ट्वीट्स, बयानात, अदालतों में पोजीशनिंग, अफवाहें और इस्टेब्लिशमेंट को लेकर बनती बिगड़ती नैरेटिव, ये सब जमा होता रहता है और फिर किसी एक मौके पर फट पड़ता है। कल की कॉन्फ्रेंस वही धमाका था जिसकी आहट लंबे समय से महसूस हो रही थी। और फिर इसके बाद वो लिस्ट सामने आई जिसमें 132 अफराद के नाम ECL में डाल दिए गए। वैसे पहले भी कई नाम इस सूची में मौजूद थे, लेकिन इस दफ़ा जो नाम शामिल किए गए उनमें PTI के बड़े लीडर्स शामिल हैं। उमर अयूब, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, शेरयार अफरीदी, उस्मान डार, शिरीन मजारी, जताज गुल, जमशेद चीमा, कबल शोजेब, शेख रशीद और दूसरे कई नाम। ये एक साफ और सख्त मैसेज था कि 9 मई के बाद से जो नैरेटिव, जो तहरीक, जो गुफ्तगू जारी थी, उसके असरात अब प्रशासनिक फैसलों में भी नजर आना शुरू हो गए हैं। इस सब के बीच पाकिस्तान की सियासी पोजीशनिंग और एस्टेब्लिशमेंट का इशारा साफ दिख रहा है। एक तरफ तगड़ा मैसेज दे दिया गया कि इमरान खान सिर्फ एक सियासी शख्सियत नहीं बल्कि एक सिक्योरिटी थ्रेट करार पाए हैं। दूसरी तरफ PTI की स्टेटमेंट्स ने भी चीज़ों को ठंडा होने नहीं दिया। सोशल मीडिया की गर्मी अब मैदान की गर्मी में बदल रही है और यहीं अगले 24 से 48 घंटे की अहमियत बढ़ जाती है। PTI का जलसा होने जा रहा है, उस जलसे में क्या कहा जाता है और किस लहजे में कहा जाता है, ये चीज़ आगे की दिशा तय करेगी। PTI के लीडर्स और फैमिली मेंबर्स की तरफ से आने वाले बयानों ने भी इस वक्त की फिजा में एक अजब सी कशमकश पैदा कर दी है। इमरान खान की बहन का बयान जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान आसिम मुनीर के खिलाफ गुस्से में जो कुछ कहते हैं उसे हम एडिट करते हैं ताकि बाहर न जाए, या ये कहना कि अब मीडिया आसिम मुनीर के बारे में कुछ कह नहीं सकता, ये बातें भी माहौल को और पेचीदा बनाती हैं। और फिर अली मोहम्मद खान जैसे लीडर्स का इमोशनल जवाब जिसमें उन्होंने कहा कि वो इमरान खान के साथ हैं, उनका लीडर एक है और इस वक्त उसका दर्द उनका दर्द है। ये चीज़ें समर्थकों के जज्बात को और उभाल रही हैं। अब यहाँ एक अहम सवाल खड़ा होता है कि जब इस्टेब्लिशमेंट अपनी पोजीशन सामने रख चुका है तो क्या मौजूदा हुकूमत उस लाइन को फॉलो करेगी? क्या इमरान खान या PTI के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा? क्या पार्टी पर पाबंदी की तरफ जाया जाएगा? ये चीज़ अभी सिर्फ हवाओं में सवाल की तरह मौजूद है, लेकिन इसके जवाब में हर शख्स की नज़रें अब शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर लगी हुई हैं। इस वक्त सियासी पावर का तराजू पूरी तरह उनके हाथ में है और वो किस तरफ झुकाते हैं, किस तरफ कदम बढ़ाते हैं, ये बात आने वाले दिनों में साफ हो जाएगी। ये भी दिलचस्प है कि नवाज शरीफ की तरफ से किसी भी किस्म की रेजिस्टेंस नहीं आ रही। वो उस मूड में दिखाई नहीं देते कि किसी किस्म का सियासी टकराव मोर्चा खोलें। और जैसा कि तजिए में भी बार बार कहा गया है, उनके लिए यह वक्त निहायत एहतियात का है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि 2013 से 2018 के बीच कौन सा मंजर गुजरा, किस तरह उन्हें टारगेट किया गया और किस तरह पूरी पार्टी ने उस दौर में नुकसान उठाकर सीखा। ये सब कुछ उनके फैसलों पर असर डाल रहा है। इधर पंजाब में मरियम नवाज ने जो एनर्जी दिखाई है उससे एक और बहस छिड़ी हुई है। उनका कहना है कि पंजाब में 1.5 साल में खरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स हुए हैं, मेट्रो का काम शुरू हो चुका है और वो पूरा अयमान जाहिर कर रही हैं कि उनके ज़माने में एक पैसे की करप्शन नहीं हो सकती। लेकिन साथ ही ब्यूरोक्रेसी के हवाले से खबरें ये भी हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स अब सिर्फ उनकी पसंद पर होती हैं। पार्टी के अपने लोग भी शिकायतें कर चुके हैं मगर मंजूरी नहीं मिलती। ये चीज़ उनकी ग्रिप को तो दर्शाती है, लेकिन इस ग्रिप का अवाम में कैसे असर होगा ये फ़िलहाल कह पाना मुश्किल है। अब रद्द अमल की बात करें तो अगला 24 से 48 घंटे सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। PTI का जलसा, फिर इमरान खान से मुलाकात का दिन, ये दोनों घटनाएं एक नई बहस को जन्म दे सकती हैं। मुलाकात के दिन रेड जोन की पाबंदियां, आम लोगों के आने जाने पर रोक और उस्मा खान की मुलाकात न होने का फैसला, ये सब माहौल को और कसा हुआ बना रहा है।
इन सब के बीच पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर हालात भी बिगड़ते दिखे। चमन और स्पिन बोलदक पर होने वाली फायरिंग, दोनों तरफ से एक दूसरे पर इल्ज़ाम, अफगान तालिबान का दावा कि पाकिस्तानी फोर्सेज ने पहले हमला किया और फिर पाकिस्तान का कहना कि तालिबान ने बेवजह गोलाबारी की, ये सब सरहदी हालात की नाजुकियत को उजागर करता है। फ्रेंडशिप गेट की तस्वीर जो आई, जिसमें दरारें, टूटे पैनल, फटे बैनर दिख रहे थे, वो अपने आप में एक प्रतीक है कि रिश्ते किस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। सरहदें सिर्फ कंक्रीट और लोहे से नहीं बनती, उनके पीछे विश्वास का एक पूरा ढांचा होता है और वो ढांचा इस वक्त हिलता हुआ महसूस हो रहा है। इसके साथ साथ दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस भी जारी हैं। उत्तरी वजीरिस्तान, लकी मरवत और बलूचिस्तान में जो कार्रवाइयाँ हुई, जिनमें कई दहशतगर्द मारे गए, उनके पास से हथियार बरामद हुए, ये सब इस बात की गवाही है कि मुल्क को अंदरूनी खतरे भी कम नहीं। बलूचिस्तान में 100 से ज़्यादा फरारियों का सरेंडर करना, जिनमें एक बड़ा कमांडर भी शामिल था, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मगर ये भी सवाल है कि कब तक नए लोग हथियार उठाते रहेंगे और कब तक ये सिलसिला चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय खबर में जो रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान ने ब्रिटेन को एक तरह की पेशकश की है कि 2 अफराद की हवालगी के बदले वो कोई और रियायत देने को तैयार है। ये बात अभी सिर्फ एक प्राइवेट साइट का दावा है, मगर ये बात साफ है कि पाकिस्तान अब अपने नैरेटिव को बाहर की दुनिया में भी मजबूती से रखना चाहता है, खासकर उन लोगों के खिलाफ जिन्हें वो मुल्क में अशांति फैलाने का जिम्मेदार समझता है। कुल मिलाकर बात यह है कि मामला अब सिर्फ सियासी बहस नहीं रहा। ये पूरा परिदृश्य पाकिस्तान की आने वाली सियासत, आने वाले 5 सालों और आने वाली रणनीतियों का नक्शा बना रहा है। जिस लहजे में एस्टैब्लिशमेंट ने बात रखी है, उससे साफ दिखता है कि वो अगले 5 साल की सियासत को अपने हिसाब से सेट करना चाह रहे हैं। और उस नक्शे में इमरान खान कहाँ फिट होते हैं या नहीं होते, यही आने वाले दिनों का सबसे बड़ा सवाल है। जो कुछ भी होने वाला है, उसकी बुनियाद अब रखी जा चुकी है। सवाल सिर्फ इतना है कि कौन आगे बढ़ता है, कौन पीछे हटता है और कौन किस मोड़ पर किस दिशा का फैसला करता है। अगले कुछ दिन इस मुल्क की सियासत के लिए एक बार फिर टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं और अब वक्त है कि हम सब हालात पर नजर रखें, क्योंकि आने वाले दिन इस कहानी का अगला चैप्टर लिखने जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज।